हेलो दोस्त, मैं रितेश कुमार आज इतिहास के क्लास 6 की कड़ी में क्लास 6 की अध्याय 8 यानी कि चैप्टर 8 को मैं लेके आया हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप देखोगे कि इसमें खुशहाल आप देखो इसमें खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो इसमें किसकी चर्चा होगी? गांव की और शहर की। शहर कैसी है? समृद्ध है। और गांव कैसी है? खुशहाल है। तो आप यहाँ तक देखिए, इसमें गांव की चर्चा होगी, गांव कैसी है? खुशहाल। और शहर कैसी है? समृद्ध। और इसमें लोहार की दुकान की केस स्टडी किया गया है कि लोहे के हल फौल हंसुए जो हैं वो बेचे जाते थे एक औजार बनाने के लिए। तो अब हम आगे चलते हैं इसमें। अब आप देखोगे कि लोहे के औजार और खेती, आप देख सकते हो लोहे के औजार और खेती, यानी कि खेती में लोहे के जो औजार हैं वो कब से प्रचलित हुए, यानी कि कब प्रयोग में लाए गए और प्रयोग से क्या हुआ। तो आप देखोगे कि इस महाद्वीप में, यहाँ से देखो कि इस महाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। देखो ये अब ये महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में आप अध्याय 4 में पढ़े होंगे। तो अब मैं आपको अध्याय 4 पे ले चलता हूँ। मैं आपको अध्याय 4 पे लाया हूँ। क्या बताती हैं किताब और कब्रें। तो आगे कब्र की चर्चा में दिखाता हूँ कि लोहे का प्रयोग कैसे हुआ है। पाषाण, आप ये देख लो कि महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। और इसमें कब्रों की मैं अब बात करूँगा। महापाषाण, ये आप देख सकते हो महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। तो ये आप लोहे के सामान को अगर देखना चाहो तो ये देखो 3 सामान मिले हैं। अब कब्र की बात करें तो महापाषाण में एक मेहरगढ़ से भी मिली थी कब्र, आप ये याद रखना, मेहरगढ़। और कब्र में जो सब होती थी उसकी कैसी होती थी दिशा, सिर जो होती थी वो कैसी होती थी? उत्तर उत्तर दिशा की ओर। और पैर होती थी कैसी? दक्षिण दिशा की ओर। वो हम अपने चैप्टर पे चलते हैं, अध्याय 8 पे। 8 में लोहे के औजार और खेती देख लिए, मैं आपको यहाँ तक दिखा दिया था अध्याय 4 तक। अब ये 300 साल पहले देखो कि मकबर भी बना है और 300 साल पहले लोहे का प्रयोग भी हुआ है। ठीक है। अब आप देखो कि 2500 साल पहले, करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार से बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। ये आप देखोगे कि हल का जो प्रयोग हुआ था, लोहे का हल का प्रयोग आप देखे होंगे, मैं बताया हूँ आपको पिछले अध्याय में। हल का प्रयोग से क्या हुआ था? खेती में बढ़ोतरी हुई थी, लोग खेती अच्छे से करते थे। उसी प्रकार क्या हुआ था कि औजार बढ़ते उपयोगों का प्रमाण मिलता है। लोहे के औजार और बढ़े और क्या किए कि कुल्हाड़ी बनाए जुताई के लिए, हल के फौल शामिल किए। और जो कुल्हाड़ी और हल के फौल आपने अध्याय 5 में पढ़ा है, अगर आप कहें तो मैं इसे भी दिखा दूं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगी। ये अध्याय 5 में आपसे, ये अध्याय 8 जो पढ़ा रहा हूँ उसमें अध्याय 5 की जो चर्चा आई थी, कृषि में परिवर्तन। तो ये देखो कृषि में परिवर्तन कैसे आया था। लोहे का हल उपयोग हुआ था, फॉल यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। ठीक है। और धान के पौधे रोपण शुरू हो गए थे कब? 2500 साल पहले। लोहे का शुरुआत कब हुआ था? 3000। अब ये सारी चीज़ें याद रखना, लोहे का शुरुआत 3000 साल पहले और हल का प्रयोग 2500 साल पहले। ठीक है। और 2500 साल पहले भी क्या हुआ है? धान रोपण, पेन बदल के आपको दिखाता हूँ। ये धान के पौधे का रोपण किया गया था, अर्थात बीज छिड़क कर नहीं, पहले पौधे को तैयार करके फिर पौधे को रोपा जाता था। अब हम अध्याय 8 पे चलते हैं। तो हम आपको ये भी बताया, ये करीब 2500 साल वर्ष पहले क्या हुआ था। तो अब आप देखोगे कि कृषि में उत्पाद, आगे दिखाता हूँ आपको,
ये कृषि उत्पाद बढ़ने के लिए उठाए गए अन्य सिंचाई कदम अन्य। अब आप इस सेक्टर से देख सकते हो कि कृषि उत्पाद, ये जो है कृषि उत्पाद बढ़ाने के लिए अन्य कदम क्या थे? अन्य कदम थे सिंचाई। तो सिंचाई कैसे हुआ था आगे देखो। कि समृद्ध गांव के बिना, ये ऐसे ही है। जिस तरह कृषि के विकास में, यहाँ देखो आप, जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार यानी कि हल तथा रोपाई, अभी आपको दिखाया अध्याय 5 में, महत्वपूर्ण कदम साबित हुए थे, उसी तरह सिंचाई, सिंचाई देख लो, महत्वपूर्ण कदम साबित हुए थे। और ये सिंचाई कहाँ से शुरू किया गया था? नहर, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। सिंचाई के लिए क्या क्या बनाए गए थे? नहर, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय बनाए गए। तो अभी तक आपने कृषि की बढ़ोतरी में क्या क्या देखा? लोहे के हल का प्रयोग, धान रोपण की विधि, और क्या देखा? सिंचाई का उपयोग। तो ये 3 चीज़ आपने कृषि के क्षेत्र में देखा। तो अब हम आगे चलते हैं। अब आप इसमें देखोगे कि इस चार्ट में एक चार्ट दिया है तुम्हें, सिंचाई से आए परिवर्तन। अब सिंचाई से आए परिवर्तन को कैसे आप देखोगे? लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, सही बात है। किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी, यानी कि खेती में कुछ ना कुछ उत्पाद होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सिंचाई की वजह से खेती में जो उत्पाद होंगे वो नहीं होंगे। तो अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए भी उनके पास पर्याप्त हो गए, उत्पादन बढ़ना था। तो राजा सिंचाई की योजनाओं पर बनाई, राजा क्या किए? सिंचाई की योजना बनाई और उस पर धन खर्च किए। कि गाँव में कौन रहते थे? पेन चेंज करता हूँ इसमें। गाँव में कौन रहते थे? गाँव में कौन रहते थे आप देखना। तो ये उत्तर और दक्षिण को, उत्तर और दक्षिण हिस्से से भारत को बांटा है ऐसे। ये उत्तर और ये दक्षिण, ये भारत को बांटा है, ठीक है। ये उत्तर दक्षिण आपने देख लिया, ये भारत को बांटा है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे गांव में जो हैं वो कम से कम कितने लोग रहते थे? 3 लोग रहते थे। गांव में कितने तरह के लोग रहते थे? 3। अब ये दक्षिण हिस्से की बात अगर करें आपसे, ये ये दक्षिण हिस्से की, दक्षिण भारत की बात करें आपसे, तो आप देखोगे कि दक्षिण भारत में जो थे वो तमिल क्षेत्र में भूस्वामियों को बिल्ला, तमिल क्षेत्र के जो भूस्वामी थे उन्हें क्या कहते थे? बिल्ला कहते थे। आप ध्यान रखना, बिल्ला। इधर मैं लिखता हूँ, ये बिल्ला कौन होते थे? तमिल क्षेत्र के होते थे। ये बिल्ला कौन है? तमिल क्षेत्र के। और अगर आप देखोगे हलवाहा को उनवार, ये देखो इतनी, आप इधर मैं उनवार लिखता हूँ। ये उनवार कौन होते थे? तो ये होते थे हलवाहो, साधारण हलवाहा को क्या कहते थे? उनवार। और जो भूमि, अब मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, भूमिहीन मजदूर, इसको हम लोग क्या कहते थे? दास या कैडिसियार और अधिमई। मैं इधर इसको लिख देता हूँ, ये इसको आप क्या बोलोगे? भूमिहीन मजदूर को दास, दास बोल दिए। इसको कैडिसियार बोलो, कैडी, सॉरी ये मैं गलत लिख रहा हूँ, कैडसियार ये होती थी, समझे? ये 2 चीज़। भूमिहीन मजदूर को क्या बोलते हैं? दास, कैडिसियर, और एक और बोलते हैं क्या? अधिमई। तो 3 तरह के लोग आपको दिखे होंगे गांव में। अभी तक आपको 3 तरह के लोग दिखे। पहला बेल्लार दिखे, दूसरा उनवार दिखे, और तीसरा ये दिखे अधिमई, दास, कैडिसियर। अब आप देखो कि बेल्लार किसको बोलते हैं? भूस्वामी को देख रहे हो यहाँ। उनवार किसको बोलेंगे? साधारण हलवाहा को, ये देखो। और भूमिहीन मजदूर को क्या बोलेंगे? दास, कैडिसियर और अधिमई। ये आप देख लिए। अब आगे चलते हैं। जो है दक्षिण भारत की बात किया, ये दक्षिण भारत की। अब मैं आपसे उत्तर भारत का बात करूंगा कि उत्तर भारत में कैसे लोग रहते थे।
तो अब आप देखोगे उत्तर भारत के, ये देखो देश के उत्तरी हिस्से यानी कि उत्तर भारत। तो उत्तर भारत में जो होता था, आप देखो गांव का प्रधान व्यक्ति को क्या कहते थे, ग्राम भोजक। मैं ग्राम भोजक लिख देता हूँ, अभी मैं ग्राम भोजक पढ़ा रहा हूँ आपको। ये इम्पॉर्टेंट है, सीटेट में प्रश्न आते हैं इससे। ग्राम भोजक, ये जो ग्राम भोजक हैं ये क्या होते थे, ग्राम प्रधान। आप देखना, आप बस देखो, ये जो गांव क्या होते थे, गांव ग्राम प्रधान। ग्राम भोजक कौन थे, ग्राम भोजक थे ग्राम प्रधान। और इनकी पद क्या होती थी, आप शब्द को ध्यान दो, इनकी पद अक्सर वंशानुगत होती थी, अक्सर, कभी कभी नहीं भी होती थी। इनकी पद जो थी वो अक्सर, ये शर अक्सर वंशानुगत होती थी। क्या होती थी, वंशानुगत। किसकी, ग्राम भोजक की पद। अब ग्राम भोजक के मैं कार्य को लिखता हूँ कि ग्राम भोजक क्या क्या कार्य करते थे। से ग्राम भोजक के कार्य की चर्चा कर रहा हूँ। ये देखो ग्राम भोजक हैं, भोजक ग्राम, ये आज क्या हो जा रहा, ये देखो कहाँ पे हैं ग्राम भोजक। ये देखो ये जो ग्राम भोजक हैं इनके मैं कार्य की चर्चा करता हूँ। तो ग्राम भोजक के जो कार्य थे वो थे कर वसूल करना। पहला कार्य क्या थे, कर वसूलना। ग्राम भोजक के कार्य हो गए कर वसूलना। दूसरी कार्य ये क्या करते थे कि कभी कभी न्यायाधीश का भी काम करते थे। ये क्या करते थे कि कभी कभी, ये मैं अगर 2 लिख देता हूँ तो आप शब्द को समझना, कभी कभी न्यायाधीश का काम करते थे। ये न्यायाधीश का भी काम करते थे। ये कौन थे, ग्राम भोजक। अब आप आगे चढ़ोगे उत्तर भारत में तो मैं अब आपको आगे दिखाता हूँ। ये बात मैंने किया था कि गांव में 3 तरह के लोग रहते हैं। तो उसमें पहला तरह उत्तर भारत में आपको क्या दिखाया हूँ, ग्राम भोजक। दूसरा मैं आपको क्या दिखाने जा रहा हूँ, ये स्वतंत्र कृषक। ये स्वतंत्र कृषक को क्या कहते थे, गृहपति। स्वतंत्र कृषक को क्या कहते थे, गृहपति। और गृहपति में कैसे कृषक होते थे, छोटे किसान ही आते थे, ये छोटे किसान। तो उत्तर भारत में भी मैं आपको 2 दिखाया। और तीसरा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी। ये देखो जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी उन्हें क्या कहते थे, दास। तो ये तीसरा हो गई आपकी तीसरी, और ये दूसरी हो गई। तो आप देखें कि जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी वो क्या क्या करते थे, दास। और वो क्या करते थे, जीवन यापन के लिए दूसरों की ज़मीन पर काम करते थे। अधिकांश गांवों में कौन कौन मिलते थे, लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी मिलते थे। अब देखो कि गांव में क्या थे, 3 तरह के लोग तो मैं आपको दिखाया, उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में भी। तो अब और भी लोग रहते होंगे गांव में, मेन 3 तरह के थे। उसके बाद जो गांव लोग रहते थे कलाकार, जैसे लोहार रहते थे, कुम्हार रहते थे, बढ़ई रहते थे, ये सब तो एक तरह का कलाकार ही हैं। तो इनको एक शब्द से चुना गया, उस शब्द को क्या कहते हैं, शिल्पकार। ये देखो ये वाले, इनको किस शब्द से चुना गया है, इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, शिल्पकार। शिल्पकार में कौन कौन आएंगे, ये शिल्पकार में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर, ये चौथे 3 तरह के तो लोग हुए थे। और ये चौथे जो शिल्पकार थे वो उत्तर भारत में भी थे और दक्षिण भारत में भी थे। अब हम आपको आगे ले चलते हैं। ये प्राचीन तमिल की रचनाएं, ठीक है। तो प्राचीन तमिल की रचनाएं को क्या कहते हैं, ये जो प्राचीन हैं, जो तमिल की रचनाएं हैं, इसको क्या कहेंगे, संगम साहित्य।
प्राचीन तमिल की रचनाएं को क्या कहेंगे? संगम सहित। और ये संगम सहित की रचना कब हुई है? 2300 साल पहले। 2300 साल पहले हुई है। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि, अब मैं पेन चेंज करता हूँ, मदुरै, ये मदुरै लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मदुरै, मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था। इसकी संगम साहित्य को, और उस संगम साहित्य को क्या बोला? तमिल की रचना को, और उनको क्या बोला गया? तमिल की रचना को संगम साहित्य। और वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे चल। अब आप यहाँ पे एक शब्द देखोगे, नगर। नगर, ये जो शब्द देख रहे हो, नगर के बारे में हमें किस किस चीज़ से जाननी है? आप देखो, नगर के बारे में जानोगे कहानी से, यात्रा विवरण से, मूर्ति कला से और पुरातत्व से। तो सबसे पहले हम नगर के बारे में क्रमशः देखेंगे कहानी से। तो कहानी से आप क्या देख रहे हो कि नगर के बारे में जातक नामक की एक कहानी, जातक के बारे में आपने सुना होगा। और ये जातक को कौन संकलन किया है? बौद्ध भिक्षु। आप देखो, ये जातक को कौन संकलन किया है? बौद्ध भिक्षु। और इसमें क्या बताया गया है कहानी में? एक निर्धन किसी तरह धीरे धीरे धनी बन गया। तो उस निर्धन की कहानी मैं बताता हूँ। ये मैं आपको शॉर्ट में कुछ कहानी बताता हूँ निर्धन के बारे में। ये एक निर्धन जो है, ये निर्धन की चतुराई क्या थी? इसके पास एक मरा चूहा था, यहाँ देख लो, मरा चूहा। और ये बिल्ली के भोजन के लिए बेच दिया, भोजनालय बिल्ली के भोजन के लिए बेच दिया। और फिर कुछ दिन बाद बहुत तेज़ आंधी आई, और आंधी में क्या हुआ कि बगीचा की कुछ टहनियाँ जो राजा की थी वो टूट गई, और उनको साफ़ करने के लिए बहुत परेशान था माली जो था, ये माली सफाई परेशान था। तो वो जो बिल्ली को जो बेचा था भोजन, वो लड़का आया और वो बोला कि लकड़ी और पत्ते उसे मिल जाएंगे तो वो सफाई कर देगा। माली तुरंत मान गया। तो उसने, युवक जो था, वो जो बिल्ली को बेचा था, वो क्या किया कि जो पास में खेल रहे बच्चे थे उन्हें इकट्ठा कर लिया, और प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक मिठाई मिलेगी। देखते ही उन्होंने बगीचा से एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। और उधर जब लकड़ी आ गई तो राजा कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजर रहा था। ठीक है, कुम्हार बर्तन को पकाने के लिए ईंधन, तो वो युवक कुम्हार को बेच दिया वो सारी लकड़ी, ये हो गई। और फिर उसने एक योजना बनाई और बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया, और उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। ठीक है, ये क्या है? एक निर्धन की चतुराई के बारे में बता रहा है। जब उसने 500 महिलाओं की पानी पिलाई तो वो कहा कि आज महिला पूछी कि क्यों इतना मेहनत कर रहे हो खुश होकर, तो वो बोला कि तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। महिला पूछी तो वो जो निर्धन चतुर था उसने कहा कि मैं यह बताऊंगा, आप मुझे सहायता की ज़रूरत होगी तब। और 500 घोड़े के साथ शहर में आ गया और एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन व्यापारी ने बताया कल एक घोड़े का व्यापारी घोड़ों के साथ शहर में आया। तो ये जो 500 घोड़ों के साथ व्यापारी आ रहा था शहर में, तो ये क्या किया कि महिलाओं से कहा, जो पानी पिलाया था 500 महिलाओं को, उससे ये कहा कि तुम बस घास ले आना घोड़े के लिए। ये एक निर्धन चतुर की कहानी थी। तो आगे चलते हैं। अब आपको अन्य स्रोत के बारे में भी ऊपर चर्चा किया था कि कैसे पता करेंगे। तो ये स्रोत के बारे में बताएंगे कि अन्य स्रोत से कैसे गांव में पता चलता था। तो ये देखो ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, आएगी अन्य स्रोत में ये पुरातत्व आएंगे। तो आगे चलते हैं। मूर्तिकार के कलात्मक ढंग देखोगे आप, मूर्तिकार के कलात्मक ढंग से उकेरते थे। ठीक है, तो मूर्तिकार किस में आते थे? श्रेणी में। और ये इमारतों की रेलिंग में, खंभों में या प्रवेश द्वार पर सजाया जाता था। आगे देखें आप, इसे आप ध्यान से देखो। सांची की मूर्ति कला, यह मध्य प्रदेश, सांची कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। इससे बहुत प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं कि सांची की मूर्ति कला क्या मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये प्रश्न आपसे अभिकथन कारक में भी बनाए जाते हैं और वन लाइनर भी पूछे जाते हैं। तो स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला की
ये नमूना है, ये वाली, ये आप देखो, ये सांची के स्तूप की ये नमूना है, ठीक है। और ये दिल्ली से एक प्राप्त मिला है बल्लकूप, ये देखो ये वाली जो है बल्लकूप है। ये कहाँ से हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था से, यह कैसे भी नहीं, ये आपसे ये NCERT आपसे प्रश्न पूछती है, आप इसका जवाब दो। तो आप देखोगे कि अध्याय 5 आप देख रहे हो कि अध्याय 5 में वर्णित क्या क्या थे, अनेक शहर थे, सही बात है। महाजनपदों की राजधानियाँ आपने देखी होगी कि मगध की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, ये सब देखे होगे। तो अध्याय 5 में आपको फिर मैं नहीं ले जा सकता हूँ। जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोट से घिरे होते थे। आप देखोगे कि जो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र उदयीन बनाया था, वो एक लकड़ी के खंभे से बनाया था, और दो साइड में गंगा और यमुना नदी थी, और एक साइड में खुद सुरक्षा कर रहा था परकोट के द्वारा। तो आप अब आगे देखो कि ये ब्लैक कूप कैसे उपयोग होते थे। ब्लैक गुस्सल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। इससे भी प्रश्न आते हैं, आप इसे ध्यान में रखें कि ब्लैक कूप, ये जो है ब्लैक कूप कैसे उपयोग होते थे, ये देख लो आप, गुस्सल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए। अब आप देखोगे इसमें कि कुछ नाविक और यात्री के विवरणों से भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक, एक कोई यूनानी नाविक है जो भारत में आया था और भारत के बारे में विवरण दे रहा है। तो आगे देखिए वो क्या विवरण दे रहा है। बेरीगाजा जो है ये भरूच का यूनानी नाम है, और ये भरूच जो शब्द हैं, ये शब्द को आप देखो, ये भरूच शब्द है वो कहाँ है, गुजरात में है। अभी ये कहाँ है, गुजरात में। और बेरीगाजा के बारे में बताया है, यानी कि भरूच के बारे में, कि संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाली एक नाव चला पाना बहुत मुश्किल था। उसके लिए क्या कहा था कि राजा जो है वो नियुक्त करता था किसी कुशल और अनुभवी अस्थाई मछुआरे को, ठीक है। और बेरीगाजा यानी कि भरूच से क्या क्या, शराब, तांबा, टीना, शीशा, मूंगा, पुरखा, कपड़े, सोने, चांदी, ये आयात होते थे, ठीक है। और हिमालय की जड़ी बूटी, हाथी दांत, गोदमें, कर्नली, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र यहाँ से निर्यात होते थे। तो ये वाली इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, ये दोनों भरूच के बारे में। तो आगे देखें आप, अब मैं आपको आहत सिक्के के बारे में बताता हूँ। तो ये जो आहत सिक्के होते थे, ये कैसे होते थे, वर्गाकार या गोलाकार, ठीक है। और ये किसकी बनी होती थी, धातु की चादर की। और ये अब इन्हें आहत सिक्के ही क्यों कहते हैं, जो धातु के चादर के बने थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं होता था। आप देखो इन सिक्कों पर क्या है, कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ ठप्पे या चिन्ह बनाए हुए थे, इसलिए आहत सिक्के कहलाए। ये इम्पोर्टेंट है, भी आई है ये वाली, आहत सिक्का भी आई है। आहत सिक्का क्यों कहते थे, ये आहत सिक्का की इमेज है, क्योंकि इस पर कुछ लिखी हुई नहीं होती थी और एक ठप्पे लगे होते थे। ये गोलाकार, आयताकार होते थे, वर्गाकार भी आप कह सकते हो, आयताकार भी कह सकते हो, और गोलाकार भी कह सकते थे, और इन पे लिखी हुई नहीं होती थी। और ये सबसे पुराना आहत सिक्के जो कब से चले हैं, 500 साल। ये 500 साल आप याद कर रहे हो किसके नज़दीक में है, ये आप देख सकते हो। आप बताओ 500 ईस्वी के आसपास कौन थे, चंद्रगुप्त थे, बौद्ध थे, क्या थे, आप देखोगे। अब आप देखोगे कि ये जो सिक्के में जो धातु की बात कहा गया है, ये धातु के चपड़े, तो ये धातु कैसे होते थे, तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये धातु जो हैं वो चांदी और तांबे होते थे। चांदी और सोने मत लगा देना आप लोग, ठीक है। और इनके ये यहाँ तक आप समझे, आहत सिक्के 500 साल पहले चले, इन पे कुछ लिखी हुई नहीं होती थी। ये चांदी तांबे के धातु के होते थे, और इन पे विभिन्न प्रकार की मुहर बनी होती थी। इनकी आकृतियाँ वर्गाकार और गोलाकार होती थी। अब आगे चलते हैं, आहत सिक्के को मैंने बता दिया। अब विनिमय के अन्य साधन, ये जो विनिमय के अन्य साधन हैं
संगम साहित्य की छोटी सी कविता। संगम साहित्य के आपको हम बताए कि ये मदुरै में जो एक होती थी सभा तमिल में, उन्हीं की संकलन को संगम साहित्य कहते थे। ये संगम साहित्य की छोटी कविता है, ये छोटी संगम साहित्य की क्या है, कविता है। तो कविता से कहीं प्रश्न इसमें नहीं पूछा जाएगा। तो आगे चलते हैं। नगर के बारे में जानना है आपको। ये नगर क्या करते थे, नहीं करते थे, ये क्या कर पाते थे। तो नगर में कैसे जानेंगे आप, नगर की गतिविधि के बारे में जानेंगे, नगर के केंद्र की गतिविधि के बारे में आप जानेंगे। जैसे कि अगर आपको भारत के बारे में भी जानना है तो आप भारत का जो केंद्र है दिल्ली, भारत का केंद्र क्या है, दिल्ली, ये दिल्ली। तो आप दिल्ली के बारे में जान जाओगे तो आप भारत के बारे में जान जाओगे। आप दिल्ली को जानो, कलकत्ता को जानो, मुंबई को जानो, ये 3-4 शहर को अगर आप जान गए तो आप पूरे भारत को लगभग जान गए। तो वैसे ही नगर के जो सिर्फ केंद्र होते थे उनकी गतिविधि को आप जान गए तो उस समय के हर चीज़ को आप जान जाओगे। तो इन्होंने उदाहरण के लिए नगर किसको लिया है, मथुरा को लिया है उदाहरण के लिए। और ये मथुरा 2500 साल पहले, अब देखना लोहे के उपयोग जो होती थी वो कब हुई है, 2500 साल पहले लोहा का प्रयोग हुआ है ना। तो 2500 साल पहले मथुरा बहुत महत्वपूर्ण नगर था। किस दृष्टि से, यातायात और व्यापार की दृष्टि से। पेन चेंज करते हैं। मथुरा किस दृष्टि से था प्रसिद्ध, यातायात और व्यापार की दृष्टि से। अब व्यापार की दृष्टि में अगर आप देखोगे तो मथुरा से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब और दूसरा उत्तर दक्षिण की ओर। तो मथुरा जो था यातायात में क्या था कि वो उत्तर पश्चिम से पूरब भी जाता था और उत्तर से दक्षिण भी जाता था। ये 2 रास्ते मिले आपको। और शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, ये भी आपने देखा। मथुरा में अनेक मंदिर भी थी। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, आप आगे देखो। रास्ता ये देख लो, रास्ता इसमें इम्पोर्टेंट है, 2500 साल पहले इम्पोर्टेंट है। और लगभग 2000 साल पहले कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। और ये राजधानी ये भी इम्पोर्टेंट है कि मथुरा किसकी राजधानी थी, तो कुषाणों की। और कब बनी, तो लगभग 2000 साल पहले। और मथुरा किसका मथुरा एक धार्मिक केंद्र है, किसका, यहाँ बौद्ध जैन के भी मंदिर है, लेकिन यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा के बारे में आप जाना कि मथुरा 2500 साल पहले यातायात और व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। इनसे 2 मुख्य रास्ते निकलते थे, उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर। और इनमें अनेक मंदिर थे, पशुपालक थे। और मथुरा की राजधानी कौन बनाया, कुषाण। कब बनाया, 2000 साल पहले। और ये कृष्ण भक्ति का केंद्र था। अब आप देखोगे कि शिल्प एवं शिल्पकार, शिल्प एवं शिल्पकार में कौन आ जाएंगे, कुम्हार, बढ़ई, मूर्तिकार, ये सब आ जाएंगे। तो पूरा स्थल आप देखोगे कि वो जहाँ प्रारंभिक में मानव रहते थे वहाँ से जो अवशेष मिले हैं उस पूरा स्थल जहाँ पर प्रारंभिक मानव रहते थे उसे क्या कहेंगे, पूरा स्थल। और पूरा स्थल पे जो शिल्प के नमूने मिले हैं, तो कैसे मिले हैं नमूने, मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। कहाँ से, पूरा स्थल के, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, उत्तरी काले चमकीली पात्र, उत्तरी काले चमकीली पात्र। और ये उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग यानी आप देख लो सिंधु सभ्यता ऊपर की ओर। तो आगे अगर आप देखेंगे कि उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै, आप देखोगे कि उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै, दोनों में स्त्री पुरुष काम करते थे और दोनों शिल्प के लिए प्रसिद्ध थे। कपड़ा के लिए, कौन शिल्प के लिए, कपड़ा के लिए। अब आप शिल्पकार को अगर देखोगे तो इन लोगों ने क्या किया कि एक संघ बनाया। शिल्पकार क्या किए, एक संघ बनाया। और उस संघ को क्या कहने लगे, श्रेणी। और श्रेणी क्या किया कि श्रेणी का काम प्रशिक्षण देना था, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का विवरण। और ये धीरे धीरे क्या किए, श्रेणी बैंकों के रूप में काम करती थी। और जहाँ लोग पैसे जमा रखते थे, धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। और कुछ हिस्सा जो था वो मठ मंदिर में भी दान में देते थे। ये सूत काटने के नियम अगर आप देखोगे
तो ये सूत कातने के नियम जो हैं वो अर्थशास्त्र के अनुसार हैं, और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। और ये कौटिल्य किसे सपोर्ट किए थे? अगर आप देखोगे कि कौटिल्य किसे सपोर्ट किए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य को। ये कौटिल्य किसे सपोर्ट किए थे? चंद्रगुप्त मौर्य को। अब आप देखोगे अरिकमेरु। अरिकमेरु कहाँ है? पुदुचेरी में, यानी कि अभी वर्तमान में पांडिचेरी में। और ये जो पांडिचेरी में है, ये अरिकमेरु लगभग 2200 साल से 1900 साल पहले एक पतन था। पतन मतलब बंदरगाह। और ये बंदरगाह क्या करता था? यहाँ पे दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा भी मिला था जिसे गोदाम रहा होगा। और ये भूमध्य सागर क्षेत्र के, अब यहाँ देखो कि एक अरिकमेरु में एम्फोरा, कलर चेंज करता हूँ, ये जो है एम्फोरा जैसा एक पात्र मिला, और इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे। शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ, इनको पकड़ने के लिए दोनों साइड से बनी हुई थी। अब आप देखोगे कि अरिकमेरु से एक एरेटाइन मिली, और एरेटाइन जो थी वो मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले। ऐसे एरेटाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन नाम का, इस पात्र का नाम क्या रखा गया? एरेटाइन। क्यों? क्योंकि इटली के एक शहर के नाम पर। ठीक है। अब लग रहा है कि मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। ये एरेटाइन के बारे में बात कर रहा है। आप देखोगे कि ऐसे बर्तन भी मिले, यहाँ तक आप छोड़ दो। अब मनके बनाने के भी पर्याप्त साक्ष्य मिले, आप पहले भी देख चुके हो कि मनके मिले हैं। तो आगे देखते हैं। अन्यत्र में आप देखोगे, अन्यत्र में आप क्या देखोगे कि रूस के बारे में बताया गया है कि ऑगस्टस ने 2000 साल पहले रोम को ईंटों का शहर, और जिसमें मैंने संगमरमर बनवा दिया। ये ऑगस्ट क्या कहते हैं 2000 साल पहले कि रोम जो था वो ईंटों का शहर था। ये रोम की फ़ोटो है। और अब ऑगस्ट क्या किए? संगमरमर बना दिए। तो आगे देखते हैं। का प्रयोग आपको बताया कि लोहे के प्रयोग से खेती बढ़ी, सब कुछ हुआ, गांव समृद्ध हुए, सिंचाई से खेती में, कृषि में वृद्धि हुई। संगम में कविताएं लिखी गई, तमिल क्षेत्र की ये कविताएं थी, और मदुरै में इसकी सम्मेलन हुई थी। और आप नगर के बारे में देखें कि 3 तरह के लोग रहते हैं। ब्लैक बुक का उपयोग आपने देखा, पतन आपने देखा, अरिकमेरु पतन आपने श्रेणी में देख लिया, ये वाली श्रेणी देखा आपने। तो अब हम आपसे आगे चलते हैं लेके, ये वाली में आप कुछ तिथि याद रखो। ये वाली उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग कब हुआ था? 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत और सिक्के कब हुए? 2500 साल। 2500 साल पहले क्या हुए? आप देखो लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी क्या क्या हुआ? आहत सिक्के बने 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना 2300 साल पहले। अरिकमेरु पतन 2200 से 1900 साल पहले। तब आप कुछ प्रश्न उत्तर कर लो इसमें। इसमें आप देखोगे कि तमिल में बड़े भूस्वामी को आप देखोगे कि क्या कहा जाता था। तो आप अगर देखोगे तमिल में बड़े भूस्वामी को, तो आपको मैं ऊपर बताया हूँ, आपको मैं यहाँ लेके चलता हूँ। देखो गांव में कौन रहते थे? आप देख सकते हो कि तमिल में बड़े भूस्वामी को क्या? बेल्ला। तो आप अगर यहाँ देखोगे प्रश्न ऐसे ही बनेंगे, आप एकदम सेम इसकी PYQ करो तो सेम ही आपको प्रश्न मिलेंगे। तो ये देखो बेल्लार यहाँ पे आ जाएगी। तमिल में बड़े भूस्वामी को क्या कहते थे? बेल्ला। ये बड़े भूस्वामी हो गए। ग्राम भोजक की जमीन पर प्रायः कौन खेती करते थे? दास, कैडीचार जो भी होते थे। तमिल में हलवाहे को साधारण कृषक, गृहपति। अधिकांश गृहपति क्या होते थे? स्वतंत्र कृषक होते थे। स्वतंत्र कृषक। ये इतना तक आप लोगों ने जाना। अब मैं आगे दिखाता हूँ आपसे। ग्राम भोजक के बारे में आप जान जाइए। उत्तर भारत में ये सारी चीज़। अब सही जवाब ढूंढना है आपको।
तो अब आप आगे चलिए। ब्लैक कूप के उपयोग के लिए किसका उपयोग किया जाता था? जल निकासी के लिए, ठीक है। आहत सिक्के चांदी और तांबे के होते थे, चांदी और तांबे के होते थे आहत सिक्के। और ये अगर देखोगे तो मथुरा महत्वपूर्ण था, धार्मिक केंद्र के लिए भी था। श्रेणी में कौन आते थे? शिल्पकार आएंगे। अब हम आगे देखते हैं आपसे। नहीं, अब प्रश्न खत्म हो गए।